अस्सलाम वालेकुम। आगाही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हम हमेशा अपने मेहमानों के गुलदस्ते में एक से बढ़ के एक चांद तारा लाके सजाते रहते हैं ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले, ताकि आप लोगों की समातों को कुछ अच्छा जानने को मिले। आज भी इसी तरह का एक किरदार, एक ऐसा चमकता दरख्शां सितारा जो कि उफ़क़ पे छाया हुआ है अदब के, लेकिन ये वो सितारा है कि जो गुमनाम है, जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में बर्रे सगीर के जो उस्ताद शायर थे और मायानाज सहाफ़ी थे, उन यज़ानी जालंधरी साहब, उनके साहबजादे सैयद खालिद यज़ानी साहब। आप शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, शायरी करते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और उम्दा पाए के शायर हैं। इसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया, आज हम उन्हीं से जानेंगे, उनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका और देखने वालों का। सर थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? शायरी, सहाफ़त, किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो अपने कलम की तबाज़माई कर रहे हैं? एक शेर से इब्तिदा करता हूँ जी जी। कि उन्वान से समझ में कहानी ना आएगी, उन्वान से समझ में कहानी ना आएगी, अब जा चुकी पलट के जवानी ना आएगी। वाह 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 वाह। तो आपने ये सिलसिला जो शुरू किया है, तो एक दौर गुजर गया है ज़िंदगी, 50 साल हो गए हैं जो अदब और सहाफ़त में, क्या बात अमली है। ज़िंदगी में। तो इस दौरान वही बात है कि उन्वान से समझ में कहानी ना आएगी। बेशक। तो सर ऐसा करते हैं, कहानी को वर्क बा वर्क पलटते हैं, ज़रा चलते हैं माजी के झरोकों में, झांकते हैं। आपके घर चूँकि अदबी माहौल रहा होगा आपके वालिद साहब की वजह से, तो आपने क्या वहाँ से कुछ सीखा? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो डिसाइड किया और कैसे आपने सोचा कि आप इस तरफ आएंगे? दरअसल जब थोड़ा सा शऊर आया है जी। तो उस वक्त हम वालिद साहब कराची में मुकीम थे और एक अदबी रिसाला अफकार, उसकी साहिबा लखनवी मालिक थे, उनके साथ अदालत में शरीक थे, मगर साथ वो मुख्तलिफ फिल्मों की एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर और नगमा निगार और मुकालमा नवीस वो भी काम कर रहे थे। तो क्योंकि उनका ये फिल्मी सफ़र जो है अदब और साहब, वो इंडिया से ही शुरू हो चुका था। जी जी। तो उन दिनों उनके साथ कभी दिल करता तो वो, या उनका दिल करता हो सकता है, तो वो मुझे अपने साथ स्टूडियो ले जाया करते थे। अच्छा। वहाँ कराची में एक ही स्टूडियो था, ईस्टर्न स्टूडियो। सर ये किस ज़माने की बात हो रही है? 90s की? 1962 की। 1962 60s की बात हो रही है ये? की। अच्छा। मैं उस वक्त तीसरी जमात में था। अच्छा जी। जब हम कराची में अच्छा। क़याम पजीर थे, तो उनके साथ एक दो बार फिल्म की शूटिंग देखने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो फिर ऐसा एक वक्त आया कि उन्हें फौरी फैसला करना पड़ा। तो कराची से तमाम सब क्वार्टर बेचकर और खुदा हाफिज कहकर वो लाहौर में आ गए। अच्छा। और लाहौर में वो आकर एक कोऑपरेटिव यूनियन का एक 15 रोज़ा नया रसाला निकल रहा था, नया रास्ता जी। तो उसके वो असिस्टेंट एडिटर हो गए माशाल्लाह। तो और मुझे यहाँ प्राइमरी स्कूल, मैं कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं था, आप यही कह लें टाटियन जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। सर उस वक्त भी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम होता था? इंग्लिश मीडियम भी थे। और उसमें ये था कि एक बार तो आपके इल्म में हो ना शायद, कि मुझे इंग्लिश मीडियम में दाखिल करा दिया गया। अच्छा। कृष्ण नगर में हैरन रोड पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो मेरी चची की वालदा मुझे दाखिल कराने गई और उन्होंने जितनी फीस ली तो उन्होंने घर आकर कहा, मेरी चची की जो एक छोटी बहन थी वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी सालाना इतनी फीस नहीं देती जितनी इस इंग्लिश मीडियम को आपकी एक माह की दी है। अच्छा। इतना आप लगाने के वो कितना फर्क था, कितना दौर होगा। तो बहरहाल वो कृष्ण नगर से हम मजंग आ गए, तो यहीं फिर एमसी प्राइमरी स्कूल में मैंने दाखिला लिया, जहाँ तीसरी में छोड़कर आए थे। तो यहाँ से चौथी में मुझे ना चहारन में था, तो मुझे मेरा दरअसल जो दादके हैं जितने वो तालीम से वाबस्ता है। मिडकुमरी में मेरे चचा, मेरी फुफियाँ
मिंट गुमरी फैसला जो साहिवाल है, साहिवाल, अच्छा साहिवाल का मिंट गुमरी जी। आजकल, तो वो वहाँ पढ़ाती हैं अच्छा स्कूलों में। अच्छा। तो वो यहाँ से मुझे जब चौहारम का इम्तिहान दिया है तो वो 10 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, वो मुझे साथ ले गई। वालदा हुआ ये मैंने अपने साथ, हमने ले जाना पढ़ाना है, उन्होंने कहा ले जाएं। वहाँ 10 दिन में मुझे उन्होंने तैयारी करवाई और 5वीं का इम्तिहान मैंने वहाँ पास किया और 6वीं में दाखिला वहाँ नंगलम्बिया इस्लामिया हाई स्कूल में। वहाँ सेकंड हैंड मास्टर मेरे चचा थे अब्दुल हफीज़ इरफानी, तो वहाँ मैं 6वीं में दाखिल हो गया। मगर फिर वहाँ एक बहन भाइयों से दूरी होती है ना जो वालदा से, वो मैं वहाँ छोड़कर आकर तो यहाँ चिश्ती हाई स्कूल कृष्ण नगर, अच्छा आज जो इस्लामपुर है, वहाँ दाखिल हो गए। अच्छा तो यहाँ आकर फिर हाई स्कूल में कुछ बच्चों की नज़्म मौजू होने लगी और वहाँ 2 उस्ताद मिल गए शायर, एक हसन बख्श थे और एक आरिफ अब्दुल मतीन, बहुत बड़ा नाम है जी 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 नकाद भी थे जी और हमें 9-10 में उनकी किताबें भी लिखती थी जी। तो उन दोनों की वजह से भी कुछ ये शौक जो है परवान यानी चढ़ा। आपने दौराने स्कूल ही शायरी का आगाज कर दिया था? मेरी दौराने चिश्ती हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान जी। ही रोजनामा मशरक और रोजनामे अमरोज के जो बच्चों के एडिशन है जी। उनमें नज़में छपती थी। वाह जबरदस्त। मुख्तलिफ मौजूआत पर, अहाँ। खलंडरे तुलबा का तराना या यौम पाकिस्तान, वतन हमारा है या फूल, जो भी हल्के फुल्के, तो उन दिनों लिखना शुरू किया। और 1-2 ऐसे भी मेरे सीनियर थे महल्ले में जिन्हें मैं दिखा देता था ताकि ये नज़में मतलब है, थोड़ा सा उनका एडवाइस ले लेते थे वजन का और जी। उनका मैं उस वक्त तो इतना मालूम नहीं था जी। तो वो खूबसूरत बन जाती थी। और वो जब छपने लगी शौक हुआ तो यहाँ लाहौर से एक रसाला निकलता था महानामा खिलौना, अच्छा जैसे बच्चों की दुनिया है जी, वो भी जी। बड़ा मकबूल था जी। उन्होंने बज़्म खिलौना बनाई। अच्छा वो बज़्म खिलौना यही थी कि हर माह एक माहाना मुशायरा करते थे, बच्चों की नज़में पढ़ते थे या कोई नज़म, तो वो मिस्री शाह में हर माह मैं यहाँ से जाता था और वहाँ एक जो बच्चों के शायर उस वक्त के गुलाम महीउद्दीन नज़र बच्चों का बहुत मशहूर शायर था जी। अमानुल्लाह नैयर शौकत, तो ये सारे शरीक होते थे। तो वो उन्होंने फिर मुझे बज़्म का एक सेक्रेटरी नशर इशाअत बना दिया ताकि आप अखबारों में इसकी खबरें भी दें। और बड़ी बात होती थी 2 लाइनों की खबर छप जाए जी। कि बज़्म खिलौना का आज ये लाश हुआ जी। तो इस तरह ये शौक़ है ना, ये बढ़ता चला गया। सर क्या बात है। आपके वालिद साहब ने कबल अज तकसीम बर सगीर के जो तकसीम है उससे पहले उनके 10-11 जो नावल हैं वो आ चुके थे जिनमें वो मुतरजम के तौर पे तर्जमा भी कर रहे थे, कुछ अपने जो है उनके नावल भी और थे। वहाँ इंडियन फिल्में जो हैं जी 33 से 47 तक उनकी कई फिल्मों के उन्होंने नगमे लिखे क्या बात। और स्क्रिप्ट लिखे। अरे वाह ज़बरदस्त। और सर आपने भी फिर इसी तरह 9-10 कुतुब लिखी हैं जिनमें जुल्फ़कार अली भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो तक ये बड़ी एक बायोग्राफिक है। ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा पहली बार वज़ीर आज़म बनी है जी। आलमी इस्लाम की भी पहली खातून जी वज़ीर जी आज़म। जी। तो ऐसे ही खालिद शरीफ साहब बहुत मशहूर शायर हैं जिनका शेर है कि एक बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई एक शख्स सारे शहर को वीरान करके। तो उनका अदारा है मावरा पब्लिशर। अच्छा। तो उन्होंने एक जिक्र, मैं रोजनामा जंग में था जी जी मैगजीन में जी। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी किताब बताएं जो शायरी की और अदबी किताब में तो इतनी तेज़ी से नहीं फ़रोख्त होती जी। तो मैंने कहा अभी बेनज़ीर साहबा पहली वज़ीर आज़म बनी है खातून, तो आप इस पे कहते आप कर दें। तो लिहाजा मैंने फिर वो 1 माह में वो किताब लिख कर उन्हें दी और वो उस साल की बेस्ट सेलर किताब है। क्या बात ज़बरदस्त। जो हुकूमत के जो एक अदारा है किताब मानामा किताब भी छापता था, उन्होंने जो उस साल की रिपोर्ट दी थी तो उसमें ये लिखा था कि ये बेनज़ीर भुट्टो की जो किताब है ये बेस्ट सेलर किताब है। क्या बात है सर। ये बायोग्राफिक टाइप की किताब जो पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड थी उसके फ़ौरन बाद आपने किताब लिखी कश्मीर आज़ादी की दहलीज पर। ये बड़ी सुनने से लगता है कि ये जो किताब है ये या तो कश्मीर की आज़ादी के मौजू के ऊपर या लिखने का कैसे सोचा? इसके भी ये जो पहली किताब बहुत मकबूल हुई जी तो वही खालिद साहब ने कहा कि अब आइंदा क्या इरादा है, आप एक और किताब दें तो क्या मौजू होना चाहिए। तो मैंने कहा मौजू तो और भी बहुत हैं, आलमी भी हैं मुल्की, मगर कश्मीर एक ऐसा मसला है जो आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए एक तनाज़े का बाइस बना हुआ है। और ये
इसके बारे में कि इसकी तारीख क्या है, आज क्या हालात हैं, हर पाकिस्तानी और हर उर्दू जानने वाला भी इसको पूरी तारीख को समझना चाहता है सच्चाई के साथ। तो उन्होंने कहा आप इस पर लिख कर दे, तो इस पर फिर मैंने ये किताब। और सर फिर आपने लिखी खलीज का आतिशफशां, ये किसके ऊपर मबनी किताब थी? ये थी जब सद्दाम हुसैन इराक के सदर, हाँ जी, उन्होंने कुवैत पर कब्जा किया। अच्छा। तो एक नए पब्लिशर आए अलहमद के, जी, सफदर हुसैन जी जी, जो मावरा में पहले मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा मैं अपना अदारा बनाया मैंने नया, तो मुझे एक किताब आप दें, क्योंकि पहली 2 किताबें मैंने मावरा में, वो मैनेजर थे उस वक्त, तो कौन सी निकल सकती है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो आजकल मसला इराक कुवैत पे है, वो उस वक्त तमाम मीडिया पे छाया हुआ था। तो उस पर फिर मैंने उन्हें फौरी तौर पर ये किताब इस मौजू पर आलमी सतह पर की थी ये तो सर इसके अलावा आपने कुछ इंटरव्यूज़ का जो मजमुआ है, चेहरा नुमा और बच्चों की नज़मों का मजमुआ गुलदस्ता के नेम से भी शाया करवाई। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आप अदब के साथ आपका रिश्ता जो है वो आपके बचपन से, बल्कि कबल अज़ आपके पैदाइश से अगर कहना दुरुस्त होगा, वो जुड़ चुका हुआ है। आपने अदब के बदलते हुए जो जितने भी अंदाज हैं वो देखे हैं, आपने तरीक़ा तबात का बदलता हुआ अंदाज़ देखा है, और आप अदबी एक इदारे के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। ज़रा उस बारे में बताइएगा कि वो इदारा अब कहाँ है, क्या उसका वजूद बाकी है या वो फना फिल्ला हो चुका है? दरअसल एक दौर तो था जब वो लिथो पे किताब छपती थी जी, अखबारात छपते थे। लिथो का मतलब यही है कि वो एक पीले कागज़ पर कातब लिखता था, अच्छा, जो प्लेट उसकी लगती थी और उसके बाद उसकी छपाई होती थी, और वो लिखा हुआ जो था वो साफ हो जाता था उस कागज़ से। अच्छा। अब तो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड हो या बटर पेपर पर हो, वो कापियों की सूरत में महफूज है जी, कि ये हमारे पास ये किताब है, ये उसका मुसव्वदा है। मगर वो जो कातब उस वक्त लिखता था, वो जिस स्याही से लिखता था वो प्लेट पर उतरती थी। अच्छा, यानी ओरिजिनल कॉपी खत्म हो जाती वो थी? बिल्कुल सफेद कागज हो जाता था। अच्छा, जो ये 16 सफ़े की कापी होती है, जी जी जी, या जो साइज भी हो 8 से, तो वो कापी जब वो उस पर लगा कर उसको पेस्ट करके उतारता था, तो वो कापी के ऊपर जो प्लेट है जो उस पर आ जाता और वो कागज़ ख़त्म हो जाता था। फिर उस पर वो अपना जो तस्हीह करने वाला है उन अल्फाज को बेहतर करता था जो सही प्रिंट ना हुए हों, तो फिर वो छपता था। सर उसके बाद बटर पेपर का तरीका आया? फिर आया कि वो बटर पेपर पर कातब जो हैं, वो हर कातब की ये जो डेली अखबारात हैं जी जी, उनकी थी कि वो 1.25 कालम लिखेंगे। 1.25 कालम, 1 कालम और चौथाई हिस्सा। अच्छा। तो हर काल उसकी ड्यूटी थी कि अपनी ड्यूटी के दौरान इतना लिखेगा, और वो लाजमी 16-17 कातब होते थे जो डेली अखबारात में काम करते थे। और फिर ऐसी तरक्की होती गई कि रोज़नामा जंग लाहौर ने कंप्यूटराइज्ड एक, सबसे पहले उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, कंपोजिंग जो कहें, तो वो इंग्लैंड से लेकर आए, यूके से। अच्छा। और उन्हें कराची, लाहौर, इस पिंडी के अखबारात के लिए। इससे पहले ये तसव्वुर नहीं था, क्योंकि इसके बारे में खदशा था कि ये नज़र पे असर डालता है या कोई मसाइल हैं, और महंगा इसलिए है कि वो पहले वो आज से पहले वो जब पहली बार आया है तो वो ब्रोमाइड निकलता था उसका, एक ब्रोमाइड पर प्रिंट निकलता था, उस पर गलतियां लगकर फिर उसका पॉजिटिव बनता था। अच्छा। तो पॉजिटिव बनने के बाद कापी जुड़ती थी, पेस्ट होती थी। आज बरअक्स है कि आज कंप्यूटर वाला बैठकर वो सफ़ा डिज़ाइन अखबार का हो या रसाले का हो वो करता है और बराह रास्त प्रेस को भेजता है और प्रेस जोड़ देता है, और वो एज इट इज जो है वो प्रेस मतलब प्रेस के अंदर मशीन लगी हुई है, वो प्लेट लगाते हैं और प्लेट के साथ वो प्रिंट के भेज देते हैं। तो आज तो सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल गई है कि जदीद हो गई है, मगर अलमिया ये है कि जो पढ़ने वाले हैं वो कम होते चले गए। सर इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जब अदबी दुनिया के साथ डायरेक्टली वाबस्ता हुए तो अभी तक हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़, मशरिक़ की सरकारी जो है इदारे थे जिनमें सरकारी प्रिंट मीडिया था। अब क्या वजह है कि वो ख़त्म हो गए हैं? क्या उनको प्राइवेटाइज़ करने के बाद क्या ये वजह बनी कि उनके ख़त्म होने की? और प्राइवेटाइज़ अगर किया गया तो क्यों किया गया इस सरकारी इदारे को? जी ये तीनों अखबारात हुकूमत ने कौमी तहवील में ले लिए थे, और सिर्फ चंद अखबार जिनमें नुआए वक्त सबसे मारूफ था ये अपोजिशन का अखबार समझा जाता, क्योंकि वो डेली पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ और मशरक तो सरकार के पाबंद थे, सारे एडिटर मुलाजम, तो वो वही छापते थे जो सरकार चाहती थी। अब जब सरकार जब भी जो चाहेगी, चाहे वो पीटीवी हो या अखबारात हों या मतलब कोई भी सूरत हो या फिल्म की सूरत भी ले लें,
तो अगर सरकारी तौर पर कोई फिल्म भी बनेगी तो वो भी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि वो वन साइडेड आपको पता है है कि वो फैज़ अहमद फैज़ ने एक आरदार के साथ एक आरदार साहब जी कसम उस वक्त की एक फिल्म बनाई थी, जी 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 जिसके जी तारक अजीज साहब हीरो थे और बहुत बड़े सरमाए से बनी थी, जी मगर वो चंद हफ्ते भी नहीं चली, क्योंकि वो जो सरकारी आवाम समझती है, हालांकि वो एक अच्छी फिल्म थी, मगर वो समझते हैं कि जब ये सरकार के कंट्रोल के तो ये उनका नैरेटिव जो है वो बयान ये खुल के नहीं आ सकता, हो सकता है इसमें वो पाबंद हों। जिस तरह हुकूमत ने भुट्टो के दौर में एक नेफडेक अदारा बना था, जी 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 नेफडेक जो फिल्म बनाने वालों को नेगेटिव जो है वो देता था, जैसे राशन पर एक दौर में चीनी और आटा मिलता था, अच्छा कि जो फिल्म बनाने वाला रजिस्टर्ड है उसे वो देते थे कि आपको इतने नेगेटिव चाहिए, इतना पॉजिटिव चाहिए। अच्छा अच्छा और अच्छा अल्फला सिनेमा भी उन्हीं के कंट्रोल में था, तो ये सारे मुलाजिम नेफडेक के थे जो अच्छा और बड़े 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 लोग फिल्म के उनके मुलाजिम थे नेफडेक के, तो जिन्होंने एक फिल्म भी बनाई फिर यही वजह थी कि उस वक्त में जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अरूज था, क्योंकि उससे गवर्नमेंट जो है वो बैकअप कर रही थी। कुछ ऐसा भी था, मगर उनको नेगेटिव मिल रहा था इतनी जैसे जितना भी, मगर फिल्में एक अरूज था फिल्मों का। ये भी वजह हो सकती है ना कि सरमाया उनके लिए आसानी की हुई थी गवर्नमेंट ने। पंजाबी बेहतरीन फिल्में, और आप देखें कि सिनेमे कितने थे उस वक्त मैक्लोर रोड पर, आप तो हाथ की उंगलियों पर आप गिन सकते हैं कि लाहौर में कितने सिनेमे हैं, बिल्कुल, बाकी तो हर जगह प्लाजे बन गए। सर एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि आप जैसे बता रहे हैं तरीका तबात जो है वो तो जदीद होता चला गया प्रिंट मीडिया में, लेकिन प्रिंट मीडिया कहीं पीछे रह गया। आज अगर हम दौड़ देखते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाई देता है, सोशल मीडिया दिखाई देता है। प्रिंट मीडिया ना तो कोई पढ़ने वाला मौजूद है और ना ही कोई उसको ऐसा वैल्यू देती है गवर्नमेंट या फिर अवाम। क्या वजह है इसकी? दरअसल आज जो अदब है, अदब ही ले लें जी, कि आज पढ़ा कम और आंखों से देखा ज़्यादा जाता है जी। बुनियादी वजह कि लोगों के जेब में मोबाइल है और वो कल सुबह के इंतज़ार की बजाय आज ही वो ख़बर किसी फीचर इस्तेफादा हासिल कर लेते हैं, एक बटन से ऑन करते हैं और वो उसे सारी दुनिया की सूरत हाल उसकी जेब में है, जेब में जो मोबाइल है उसके ज़रिए। और फिर जो अखबार है उसका दिन ब दिन मेयार जो है इसलिए भी कम होता जा रहा है कि हालात जो हैं उसके ये हुए कि एक तो प्रिंटिंग का मेयार वो नहीं रहा, हालांकि जो जदीद प्रिंटिंग हुई है आज वो मसाइल का शिकार है। महंगाई एक अहम वजह है और सबसे बड़ी लीडरशिप है कि हमारे यहाँ ख्वानदगी की शरह आपको मालूम है कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, इसका तनासब हमसे बहुत ज़्यादा है। दुनिया में कई ममालिक हैं जहाँ 100% है लिटरेसी जो रेट है, तो पाकिस्तान में तो सूरत हाल आपके सामने है कि कई करोड़ बच्चा जो है नया वो स्कूल में नहीं जा सकता जी, वो जा नहीं रहा, गुंजाइश ही नहीं है। और इसीलिए आज प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों की जगह ले ली है, जिससे मसाइल भी बढ़े हैं, वालिदैन पर बोझ बढ़ा है। तो इसलिए जो पढ़ने का जो रुझान है वो दिन ब दिन कम होता ही चला जा रहा है। सर ये जो वक्त है आप हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हों और एक इतना मायानाज शायर मौजूद हो और उसका हम कलाम ना सुने, ये गुस्ताखी तो हम कर नहीं सकते। तो कुछ हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए अगर कोई कलाम हो जाए। एक तो हालात, मौजूदा हालात के हवाले से है जी। हालात के तकाज़ों को रख कर नज़र में आज दुश्मन भी आए सामने तो दोस्ती करें। वाह। हालात के तकाज़ों को रख कर नज़र में आज दुश्मन भी आए सामने तो दोस्ती करें। आ ही गए वो पास तो खामोश क्यों दोस्त, जुम्बिश में लाए होंठ कोई बात भी करें। वाह 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 वाह। चंद शेर हैं एक गज़ल के। आदाब शहर मिलते हैं सहराइयों में भी, आदाब शहर मिलते हैं सहराइयों में भी, वाह। और कुछ होशमंद होते हैं सौदाइयों में भी। वाह। आदाब शहर मिलते हैं सहराइयों में भी, और कुछ होशमंद होते हैं सौदाइयों में भी, और क्यों अपनी नेक नामियों पे तू करता है इक्तफा। वाह। क्यों अपनी नेक नामियों पे तू करता है इक्तफा, मेरा शरीक बन मेरी रुसवाइयों में भी। वाह वाह वाह। क्यों अपनी नेक नामियों पे तू करता है इक्तफा, मेरा शरीक बन मेरी रुसवाइयों में भी, वाह। और शायद किसी की आंख से आंसू टपक दे। वाह वाह। शायद किसी की आंख से
आंसू टपक पड़े, होते हैं दर्दमंद तमाशाइयों में भी, तमाशाइयों में भी। और खालिद मेरे कलाम का आहंग है नया, खालिद मेरे कलाम का आहंग है नया, और हूँ मैं मीरो दर्द के शहदाइयों में भी। वाह 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत, लेकिन आप दिल करता है बस सुनते चले जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे सुनने वालों को दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब सैयद खालिद यज़दानी साहब, जो अरसा दराज से शोबा सहाफ़त के साथ साथ एक बहुत मायानाज़ शायर भी हैं। हमें अपने शौरा और अपने सितारों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बदौलत हमारी ये जो उर्दू का शीन काफ है ये भी दुरुस्त होता है, और दूसरे ये वो दरख्शां सितारे हैं जिनकी रोशनी से शायद हम भी महताब बन सकते हैं। आज की आगाही से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में अगले किसी दरख्शां सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।